हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 अकेडमी में। मैं हूं आदर्श कुमार। शुरू करता हूं आज सीटेट की प्रैक्टिस सेट। तो सीटेट के प्रैक्टिस सेट भैया हम लोग जो कर रहे हैं वो सेट 1 हो गया था आपका, और आपका सेट 2 स्टार्ट हो चुका है। सेट 1 में आपका जो है मैथ और साइंस दोनों करा दिए हैं, मतलब मैथ और पर्यावरण। इसमें केवल मैंने आपको मैथ्स करा दी है जो कि कल पढ़ गई है, और अगली वीडियो जो है ये आपकी EVS की आज आप पढ़ लो, ठीक। EVS की तो इसमें भी 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, है ना। इसमें भी 30 हो जाएंगे, ठीक। तो आपके 30 पहले वाले सेट के, 30 ये वाले सेट के, तो मैथ के भी 60 और इसके भी 60 हो चुके हैं। कुल मिला के 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, है ना। उनको डिटेल में भी समझ चुके हैं किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे सवालों की तरफ, है ना। और एक और चीज़ आपके लिए वार्निंग ये है कि आप अगर नहीं देख रहे हो तो उनको देख लीजिए पुराने सेट को, अगर आपने नहीं देखा है, ठीक। और कंप्लीट वीडियो देखिए। कंप्लीट देखोगे तो आप समझ पाओगे ना इसमें क्या निष्कर्ष निकल के आया, क्या चीज़। आप जैसे स्टार्टिंग आपने देखा 2 मिनट 4 मिनट देखा, तो आप उससे क्या पता लगा पाओगे बताओ। 2 मिनट आपने देखा, 2 मिनट में आप आइडेंटिफाई कर देते हो। ये कोई बात थोड़ा ना होती है कि आप 2 मिनट में जज करके बता दो अच्छा है, बुरा है, खराब है, मीठा है, खट्टा है, ठीक। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, सवालों की तरफ बढ़े भाई। तो सवालों में पहला सवाल आप पढ़िएगा 61 में कहा है, मतलब 61 नंबर में क्या कहा है। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीक है। तो आकलन के लिए पर्यावरण अध्ययन आकलन के लिए उपकरण और तकनीक। तो तकनीक कौन सी, पहले देखो क्या है उपकरण और तकनीक। पहला आता है परियोजना कार्य, मतलब कि प्रोजेक्ट वर्क, जिसको बोलते हैं ना प्रोजेक्ट वर्क बनाना, कि कहाँ पर क्या है, कैसे क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, तो प्रोजेक्ट निर्माण करना। तो पहली चीज सही है। फिर क्या है, प्रोजेक्ट वर्क हो गया जो आपका परियोजना कार्य है। दूसरी चीज क्या है, क्षेत्र भ्रमण। आप क्षेत्र का भ्रमण करें, घूमे टहलें। घूमने टहलने के बाद फिर क्या किया है, जनरल मतलब लिखना, उन चीजों के बारे में लिखना। पहले ने क्या किया, प्रोजेक्ट बनाया कि हमको दुधवा नेशनल पार्क जाना है, उसका हम लोग सेटअप तैयार कर दिया। फिर हमने उसका भ्रमण किया, फिर हमने लिखा उसके बारे में, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हमने देखी, क्या क्या चीजें हमको मिली, ठीक। फिर क्या हुआ, फिर विचार और मानचित्रण। हाँ, फिर अपने विचार उस पर लिखें, और फिर उसको अपने मैप की सहायता से बना भी सकते हैं कि इस प्रकार से क्या क्या चीजें हमको प्राप्त हुई हैं, ठीक। तो इसमें ऑप्शन कौन सा बता रहा है कि इसके लिए उपकरण और तकनीक के लिए पहला ऑप्शन कहा है केवल B और C। तो B और C, ए भी तो जरूरी है, परियोजना कार्य भी सबसे ज्यादा जरूरी है, तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। बी ऑप्शन कह रहे हैं D, मतलब केवल D। तो केवल D का मतलब विचार और मानचित्रण, मतलब आप देखे नहीं, घूमे नहीं, पहला विचार देने लगोगे, मतलब जाने पूछे कुछ नहीं, ज्ञान पहले देने लगे से आप लोग करते हो। 2 मिनट का देख करके हो बस निकल लिए, तो ऐसा नहीं। अगली चीज ऑप्शन सी में कहा ABCD, तो यही सही है, कहीं नहीं जाना हो, कुछ नहीं जानना है। ABCD ऑप्शन आपका सही है। फिलहाल देख लो, डी में कहा है केवल A और B, ये भी गलत सही है, लेकिन इसमें सारे ऑप्शन को इंक्लूड करना है। आगे चलते हैं 62 में 62 नंबर में ये कहा है कि मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो पहली चीज आप समझ लो, झूम खेती, झूम झूम झूम। तो झूम खेती क्या है, तो हजारों साल पहले जब मनुष्य रहता था, कैसा खाना बदोश जीवन जीता था, मतलब कि प्राचीन पुरा पाषाण काल की अगर हम बात करें, तब उसने पहले क्या किया, मांस वगैरह कच्चा मांस खाना स्टार्ट किया, फिर भुना मांस खाना स्टार्ट किया। फिर उसको कहीं पर मान लो कोई पौधा दिख गया, तो पौधे उसने क्या किया, पकड़ के उसको खींच लिया, और जब खींच लिया तो उसमें से पता लगा धान निकला। जैसे धान की जो है ये छत्तीसगढ़ में माना जाता है उपज हुई, यहाँ पर लगभग 50,000 प्रजातियां धान की पाई जाती हैं, ठीक। तो वो अलग बात है। मान लो उसने क्या किया, धान को खींचा और खींच करके ऐसे से रगड़ा हाथ पे, खा लिया। अच्छा ये तो धान है, मतलब ये नहीं कहा उसने धान है, लेकिन उसको पता चला ये अनाज है, इससे अच्छा लगता खाने में। या मान लो गेहूं का उसने खींचा और खा लिया, चने को खींचा खा लिया। फिर उसने क्या किया कि उसने कुछ दाने डाले, वो पैदा होने लगे। तो अब क्या किया, तो उसको चाहिए अब जमीन। जब 1-2 दाना उसका पैदा हो गया, उसने इतने निकाले, इतने 3 दाने निकाले, 3 से उसके क्या हो गए, बहुत सारे हो गए। तो अब उसने सोचा, उसके दिमाग में आया क्यों ना हम खेती करें। अब खेती करने के लिए उसको क्या चाहिए था, जमीन चाहिए थी, भूमि चाहिए थी। और भूमि उसके बेचारे के पास कहाँ है, लेकिन वो आग का आविष्कार कर चुके थे। उन्होंने जलाया पत्थर और लग गई आग। जब लग गई आग तो जितने पेड़ पौधे थे सब खत्म, सब पेड़ पौधे खत्म हो गए। पेड़ पौधे खत्म हो गए, क्या बन गई वहां पर, जमीन बन गई। और उस जमीन को क्या किया, वहां पर आराम से खेती किसानी की। अब इसी प्रक्रिया को, जंगल को जलाना, जंगल को जलाने के बाद वहां से भूमि को प्राप्त करना, क्या कहलाती है, झूम खेती। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी अभी हाल ही में, आपने सुना होगा 2019 में। तो
क्या हुआ, वहां पर भी झूम खेती का बहुत ज्यादा वहां पर माहौल रहता है, क्योंकि वहां पर प्राकृतिक संपदा जितनी है उतनी हम वो क्या करते हैं, दोहन करने के नाम पर ज्यादा रहते हैं कि जितना ज्यादा हम लोग झूम खेती कर ले, जितने आके चंदन, जितने आके पेड़ पौधे बेच पाए। तो ये सारी चीजें हैं, प्रकृति का संहार कर रहे हैं, ठीक। और प्रकृति का मूड फिर गया, उसने हमारा संहार करने के लिए सोच लिया। तो झूम खेती समझ गए। चलिए, झूम खेती अगर समझ गए हैं तो इस पर देखते हैं क्या बनते हैं इसमें ऑप्शन। पहला ऑप्शन का, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। दूसरी चीज बताई है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। और तीसरी चीज कही, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई करते हैं। तो झूम खेती में ऐसा करते हैं क्या? नहीं, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ये बात भी सही है। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वहां पर ना उर्वरक डालेंगे ना कीटनाशक डालेंगे, तो ये गलत। डी ऑप्शन क्या, जो आपका इसमें ई ऑप्शन गलत है, 5 दिए अच्छा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, ये बात सही है। पेड़ को काट दिया, फसल तो जो पेड़ पौधे से मान लो आम था, अमरूद था, या मान लो आपके बांस थे, है ना, ये सारी चीज थी, वहां पर काट दिया, काट के साफ कर दिया, फिर कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया, उसके जब भूमि बन गई तो उसको उपयोग में लेने लगे। तो आपका पहला ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी गलत है, क्योंकि गहरी जुताई नहीं करते हैं, वो ऐसे आराम से काम चलाते हैं, थोड़ा बहुत खोद खोद करके। फिर डी ऑप्शन भी सही है, ई ऑप्शन गलत है। अब देखो इसमें कौन से कथन सही है। तो पहला सी डी ई, देखो सी तो पहले से गलत है, तो हमारा गलत हो गया। बी ऑप्शन में ए बी डी यही सही है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, तो ऑप्शन आपका बी इज अ राइट आंसर। 63 नंबर पढ़ो। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कौशल तो समझते हो ना, जो आपको कहते हो ट्रेंड हो गए हम इन चीजों को, कौशल मेरे पास है, तो वही कौशल। मोबाइल खोलने का कौशल किसी के पास है, किसी के पास दिमाग खोलने का कौशल है ना, तो ये सारी कौशल है आप सबके पास। चलिए, दिमाग खाने का कौशल होता है ना किसी के पास, सर चाट जाएंगे। तो जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं, तो प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु निम्नलिखित में कौन सा एक कौशल नहीं है? तो कौशल नहीं, देखते कौन सा कौशल नहीं है। पूर्व अनुमान लगाना, मतलब कि अंदाजा लगाना। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो पिछले साल का पेपर सरल आया था, ठीक, पिछले साल का सरल आया, उसके पहले का कठिन आया, उसके पहले का कठिन आया, उसके पहले का सरल आया, फिर उसके पहले का कठिन आया, ठीक है, कठिन आया, ठीक। तो हम लोग क्या सोचते हैं, पहले कठिन आया था, फिर सरल आया था, फिर कठिन आया, फिर सरल आया। अब हम लोग अंदाजा लगाएंगे कि इस बार का पेपर कैसा हो सकता है ना। तो इस बार का पेपर कैसा होगा भाई, कठिन होगा, ठीक। ये एक पूर्वानुमान हो गया। तो ये आपका क्या है, ये कौशल है ना, हम लोग का टैलेंट है। अगली चीज देखते हैं, निर्धारण। तो निर्धारण एक किसी प्रकार का कौशल नहीं, निर्धारण करना, रिजल्ट देना, ये कौशल नहीं है, ठीक। निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष तो निकाल सकते हो, ये भी एक कौशल है। अवलोकन करना, पता लगाना, चीजों को आइडेंटिफाई करना, तो ये भी कौशल है। निर्धारण एक कौशल नहीं है। ये ऑप्शन आपका सही है, मतलब ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 64, राधा। राधा राधा राधा, क्या कहा राधा ने? राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती हैं। तो ऐसे टिकटों के उपयोग में निम्नलिखित में किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? तो ये क्या करती हैं, बहुत सारे टिकट का उपयोग करती हैं। क्यों टिकट का उपयोग करती हैं, क्या कारण है, उस पर चर्चा देखते हैं क्या निकलती है इनकी चर्चा। तो पहला ऑप्शन इन्होंने बताया, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत सी भिन्न होती है। मतलब अलग अलग यात्रा से मतलब अलग अलग साधनों से यात्रा करेंगे तो लागत भी भिन्न होगी। लागत मतलब जैसे आपको जाना है, यहाँ से दिल्ली जाना है, तो आप थोड़ा बस से चले जाओ, फिर थोड़ा सा ऑटो पकड़ लो, फिर थोड़ा सा ये पकड़ लो, तो टिकट अलग अलग होंगे ना। पहले आपने एसी बस पकड़ी, फिर आपने जनरल बस पकड़ ली, फिर आपने ट्रेन पकड़ ली, तो टिकट अलग अलग और उनका किराया भी अलग अलग होगा। तो ये यहाँ से निष्कर्ष निकल सकता है, ये चर्चा हो सकती है इस पर। मतलब बात ये क्या है, सही है। दूसरी चीज कही है, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। तो यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है, ये बात सही है, लेकिन टिकट का और इन चीजों का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। अगली चीज बताई है कि सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। ये बात सही है कि जब हम सार्वजनिक स्थान जाएंगे, जैसे सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक जो होते हैं परिवहन, सार्वजनिक परिवहन, जैसे आप बस हो गई, है ना, ट्रेन हो गई, जब हम किसी स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे तो हमको क्या चाहिए होगा, टिकट चाहिए होगा। तो इसीलिए राधा के पास क्या है, टिकट है। टिकट का मतलब बता रहा है, बी वाले ऑप्शन में टिकट से कोई मतलब नहीं है, सी वाले ऑप्शन टिकट बता रहा है। डी वाला ऑप्शन क्या कर, आरक्षण प्रक्रिया की समझ
तो ऐसा थोड़ा ना होता, आरक्षण प्रक्रिया की समझ के लिए हम टिकट का रखेंगे अपनी जेब में बहुत सारे। टिकट का निष्कर्ष दो ही चीज बता रही है। पहला चीज बता रहा है कि हमने अलग अलग साधन से यात्रा की है, ठीक। दूसरी चीज बताई है कि सार्वजनिक परिवहन से हमने यात्रा की, एक स्थान से दूसरे स्थान से, यहाँ से दूसरी जगह गए तो हमने टिकट लिया होगा, रेल से गए होंगे या बस से गए होंगे। क्लियर है भाई? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका ए सही है, सी सही। देखो इसमें कौन सा है, ए और सी, तो आपका सी ऑप्शन जो दिख रहा है, मतलब कि सी में क्या लिखा है, तो सी में लिखा है ए और सी, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 65 नंबर। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्रण समझते हो, मैपिंग मानचित्रण शिक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? देखो भाई कौन सा तरीका अच्छा है। अब ये ध्यान रखना, जब आप सीटेट का या टेट का इन चीजों का एग्जाम आप दे रहे हो तो आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि आप सारी चीज किसके चारों तरफ घूम रही है आपकी चीजें, एक छोटे बच्चे के आसपास, एक छोटे बच्चे जिसकी उम्र 5 से 10 साल के बीच में है, ठीक है। अब उसको किस प्रकार से आपको पढ़ाना है, किस प्रकार से ट्रीट करना है, अगर ये चीज आप सीख गए तो आपकी जो शिक्षण विधियां होती हैं ये आपकी गलत नहीं होगी 99%। क्लियर है भाई? चलिए इसमें देखते हैं क्या है इनका। तो अध्यापक द्वारा श्याम पट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताना, मतलब कि हम बना दे भारत का, मैं बता दें यहाँ पर केरल है, यहाँ पर गोवा है, यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे बताने लगे तो ये क्या है, ये तरीका कहीं ना कहीं बड़े बच्चों के लिए है। तरीका सही है लेकिन बड़े बच्चों के लिए है। अगली चीज बताइए, शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि घर से भारत का मानचित्र लेकर आए। क्या फायदा, वो 5 से 10 साल का बच्चा है भाई, अगर वो मानचित्र लेकर भी आ गया तो क्या करोगे उसका। तीसरी चीज बताइए इसमें, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना, विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना, ठीक। तो अब उसको एटलस दिखा दो चाहे ग्लोब दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा समझ गए उसको। इसमें ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं, वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति व दशा पर ध्यान केंद्रित करें। ये चीज सही है। जैसे आप उनसे बता सकते हो कि हॉस्पिटल भाई बनाओ, तो हॉस्पिटल आपको कहाँ पर है, तो उसने बताया हॉस्पिटल के लिए आप ये निशान बना दो, ठीक है, तो ये हो गया हॉस्पिटल का। फिर आपको मान लो बताना है कि स्कूल का, तो उसने आपने कह दिया कि आप पेंसिल का ऐसे बना लो एक निशान, तो बता दो स्कूल ये है, ठीक। अब आपको बताना है कि मान लो ये गाँव का नक्शा उसने बना दिया, तो अब बता रहे हैं कि ऊपर की ओर हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमारी क्या है, पाठशाला है, स्कूल है। तो इस प्रकार से बच्चा बता सकता है कि देखो सर यहाँ पर हमारा वो है हॉस्पिटल, यहाँ पर स्कूल है और यहाँ पर जो है हमारा घर है, ये सारी चीज़ आप देखो बता सकता है कि यहाँ से ऊपर की ओर मतलब उत्तर की ओर, यहाँ से जो भी है पूरा पश्चिम आप निकाल सकते हो। तो ये चीज़ क्या है, ये तरीका सही है। बच्चों को बच्चों के हिसाब से ट्रीट करना है इसमें, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है इसमें, डी। 66 नंबर देखते हैं, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका। तो माहिका देखो क्या चाहती हैं, माहिका चाहती हैं उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें, मतलब वो माहिका मैम चाहती हैं कि जो बच्चे हैं आसपास के पेड़ पौधे को पता लगाएं, जानें, उसके लिए देखो क्या तरीका करती हैं। सार्थक अधिगम सीखने के लिए बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब हम क्या प्रोत्साहन दें, मतलब मैडम क्या प्रोत्साहन देंगे, देखो समझाना कि पौधे भी सजीव होते हैं, तो ये समझा दो कि कोई मतलब निकलने वाला है नहीं। समझाना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इससे अगर अच्छा ऑप्शन मिलेगा तो हम लगाएंगे। ऑप्शन सारे सही हैं, सीटेट में या टेट में ध्यान रखना ऑप्शन सारे लगभग सही दिए जाते हैं, लेकिन जो बेस्ट सही होगा, सबसे ज़्यादा सही होगा, उसी को हम लोग प्रेफर करते हैं। अगली चीज़ देखिए है सी में, अधिकतम पौधों के नाम लिखना, चलो मानते हैं। फिर कहा है उनकी ऊंचाई, पत्तियाँ, गंध, उगने के स्थान, अंतर का अवलोकन करना। सबसे बेस्ट हम लोग क्या बता दें या मैडम क्या बताएं उनको, देखो आम के पौधा आप देकर आओ, आम के पौधे क्या क्वालिटी, कितना लंबा होता है, कितना छोटा होता है। लिप्टस का पेड़ देखो ज़्यादा लंबा होता है, लिप्टस का पेड़ कहाँ निकलता है, या जो आम का कहाँ होता है, या शीशम कहाँ होता है, नीम में क्या क्वालिटी होती है। अगर इस प्रकार से आप बताओगे पौधों की पत्तियों, ऊंचाई, उनकी महक के अनुसार, लिप्टस में हल्की ठंडी स्मेल आती है, आम में भी अलग अलग स्मेल आती है, आम के पत्ते चौड़े होते हैं या केले के पत्ते बहुत चौड़े होते हैं, इन चीज़ों को आप बताओगे, ये सारी चीज़ आप क्लियर करोगे तो बच्चा क्या होगा, चीज़ों को जल्दी अवलोकन कर लेगा, जल्दी समझ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 67 तो 67 में बताया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए।
कौन सा महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो पहला देखते हैं, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। तो क्रियाकलाप संचालित करना और कौशलों का विकास करना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद में आकलन में सफलता प्राप्त करना। तो आकलन में, गणना में सफलता प्राप्त करना, ये आंसर आपका तो बिल्कुल नहीं सकता। ठीक, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना। छोटे बच्चे के लिए विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, संकल्पना होती है, इसको समझने के लिए कोई खास अभी आवश्यकता है नहीं। चलिए देखते हैं डी ऑप्शन, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। जो बच्चा सीख रहा है, जो जिसको आप पढ़ा रहे हैं, उसको कहाँ से जोड़ना है? सामाजिक चीज जोड़ना है, सामाजिक दृश्य से जोड़ना है, आसपास के पर्यावरण माहौल से जोड़ना है, उसको बताना है, तब उसके अंदर कौशल आपका प्रकट हो जाएगा जो आप सिखाना चाहते हो। ठीक, सबसे पहलू वही आपका सही रहेगा। तो ऑप्शन आपका डी सबसे सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 नंबर में। तो 68 में क्या कहा है आपका, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने में शिक्षार्थियों में निम्नलिखित कौन सा कौशल बढ़ावा मिलता है? तो कौन सा कौशल बढ़ावा मिलता है, मतलब सबसे ज्यादा सीख क्या आती है, सबसे ज्यादा अच्छा उसमें क्या रहता है? मतलब आप अगर सिखा रहे हो मानचित्रण, तो सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा बच्चे को, ऐसा समझो। तो पहला क्या है, साफ सुथरा रेखांकन, चलो ठीक है। फिर कहा है गणनाएं और अनुमान, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे जो बेस्ट होगा, ध्यान रखना, उसको लगाएंगे, माप के अनुसार चित्रण करना, ये भी ठीक। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ा बड़े बच्चों के लिए, जैसे ये साफ सुथरा रेखांकन, कक्षा 5 का बच्चा वैसे ही वो उल्टी सीधी लकीर बना देगा। ठीक, दूसरी चीज बताइए गणनाएं और अनुमान, ये थोड़ा बड़े बच्चों के लिए है, बड़े बच्चे मतलब 8 के 9 के 10 के इन बच्चों के लिए है। माप के अनुसार चित्रण करना, ये तो 12th वालों के लिए है। माप के अनुसार चित्रण करना, जैसे हम यहाँ से बनाते 1 सेंटीमीटर में हम लोग बना लिए 1 किलोमीटर, है ना। तो अब हमने बना दिया कि ये मेरा गांव है, ये कस्बा है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की दूरी कर दी। तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा बड़े बच्चों के लिए है। ठीक, सबसे छोटे बच्चों के लिए क्या हो सकता है? डी ऑप्शन होता है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। ये सबसे सही है, क्योंकि हम बच्चों को बता सकते हैं भैया ऊपर जो होता है उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, यहाँ पूरब होता है और यहाँ आपका पश्चिम होता है। ये चीज हमने बता दी। फिर हमने कहा देखो आपका ये जो है, मान लो ये आपका गांव है, यहाँ पर मेरा स्कूल है। ठीक, यहाँ पर क्या है, स्कूल है। ठीक, सॉरी, यहाँ पर आपका स्कूल है, यहाँ पर आपका घर है, यहाँ पर आपका अस्पताल है ना, और यहाँ पर आपकी पुलिस की चौकी है। ठीक, पुलिस चौकी है। तो हम बता सकते हैं, देखो घर से जब ऊपर की ओर मतलब उत्तर की ओर जाओगे तो स्कूल पड़ेगा, घर से जब हम थोड़ा यहाँ चौराहे पर आएंगे मतलब यहाँ आए, फिर यहाँ आए, तो इस प्रकार से हम दिशा बता सकते हैं, थोड़ी थोड़ी स्थिति उसकी ज्ञान करा सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? डी 68 सही हो गया आपका ऑप्शन डी। चलिए 69 नंबर में, 69 नंबर मुझे लगता है सबसे अच्छा सवाल है। और क्यों अच्छा है, कारण बता रहे आपको। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। पेट्रोल का मूल्य जो दिया है लीटर में दिया है, डीजल का मूल्य लीटर में दिया है। जून 2007 में जो रेट बताए हैं, तो जून 2007 में रेट चला है पेट्रोल का वो 47.74। ठीक है, पेट्रोल और पेट्रोलियम में अंतर होता है, ध्यान रखना। पेट्रोल होता है जो गाड़ियों में पड़ता है। पेट्रोल भी 2 प्रकार का होता है, एक वाइट पेट्रोल, एक आपका ये वाला पेट्रोल नॉर्मल। फिर दिया है दिसंबर 2014 का दिया है। ठीक, 2014 का दिया है, 7 और 14 का दिया है। कितना पेट्रोल? 61 रुपया 33 पैसा। महंगाई इतनी बढ़ गई, पहले यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ठीक, डीजल का रेट बताया है 35 रुपया 21 पैसा। फिर ये कहाँ पहुँचा है? 50 रुपया 51 पैसा पहुँच गया। अब समझना इन चीज़ों को थोड़ा सा कि पहले रेट ये था किसका? पेट्रोल का। ठीक, बाद में किसका है? डीजल का। तो ये हो गया पेट्रोल का, ये हो गया डीजल का। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकालते? प्रेक्षण क्या है? ये एक लड़की लिखती है अपनी नोटबुक में। लड़की का नाम है देवमीत। देवमीत ने क्या लिखा है? पहला ऑप्शन उसने बताया है पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा है। तो ठीक है, पेट्रोल क्या है? डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा है, ये तो हमको दिख ही रहा है, समझ रहे हो। दूसरी चीज, पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है, ये बात भी सही है। पेट्रोल जो है वृद्धि का परसेंटेज अधिक है किसकी? डीजल के अपेक्षा। ठीक, डीजल के मूल्य में वृद्धि अधिक है, परसेंटेज अगर वृद्धि देखिए तो अधिक है। परसेंटेज वृद्धि मतलब कि अगर देखें तो कितना है महंगा? तो ये लगभग 14 रुपये के आसपास है, मान लेते हैं। ठीक, तो देखो 7 4 11 का 1 और 4 1 5 1 6। यहाँ पर अगर अंतर देखें तो यहाँ पर लगभग कितना है? यहाँ पर लगभग 15 रुपये के आसपास है। तो ये क्या है? डीजल ज्यादा महंगा हुआ है किससे? पेट्रोल से। ये बात तो क्लियर हो रही है, हमको सामने दिख रही है। सी ऑप्शन में कहा है डीजल सस्ता है इसलिए, समझना यहाँ पर इसलिए वर्ड को, इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। क्यों? क्योंकि डीजल सस्ता है इसीलिए सार्वजनिक परिवहन का मतलब जैसे आपका ऑटो हो गया, आपकी बसेज हो गई, ये सारी किस पर चलती है? डीजल पर। ठीक,
क्यों? क्योंकि डीजल का ऐसा है, डीजल सस्ता है। ठीक है, अगली चीज है डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। ठीक, ये 4 ऑप्शन आपने पढ़ लिए। निम्नलिखित में कौन सही है? तो कौन सही है अब देखो, समझना इस चीज को। बी व सी या बी सी निष्कर्ष हैं, निष्कर्ष हैं। तो निष्कर्ष देखो, सी निष्कर्ष तो है। कैसे? क्योंकि उसने बताया है पेट्रोल डीजल क्या है, महंगा हुआ है, आपको दिख रहा है। और निष्कर्ष ने क्या बता दिया? सी में उसने रिजल्ट बता दिया है, डीजल सस्ता है इसीलिए गाड़ियां चलती हैं। तो ये निष्कर्ष हो गया। लेकिन बी कहीं से भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, उसने कोई परिणाम नहीं निकाला है। ठीक, क्योंकि तो सामने दिख रहा है। तो ऑप्शन ये आपका गलत हो गया। बात समझ पा रहे हो इस चीज को? अगली चीज कही है कि सी तथा डी निष्कर्ष हैं। तो हाँ, ये सही है। उसने पहले भी रिजल्ट बताया है, चीजों को देखते हुए, चीजों को देखा और देखकर उसने रिजल्ट बता दिया। ठीक, और डी में भी उसने क्या किया है? रिजल्ट बता दिया। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया? तो ऑप्शन आपका बी इज राइट। फिर कहा है, चलो देख लो, ए तथा डी प्रेक्षण हैं। ए और डी, ए तो प्रेक्षण है, सामने दिख रहा है, लेकिन डी प्रेक्षण नहीं है। फिर कहा है ए और सी प्रेक्षण है। ए तो प्रेक्षण है, प्रेक्षण का मतलब हमको जो दिख रहा है, लेकिन सी प्रेक्षण नहीं है। ठीक, सी क्या है? सी निष्कर्ष है। क्लियर हो गई सारी चीजें? तो ये निष्कर्ष प्रेक्षण, ये एक प्रकार का रीजनिंग का लॉजिकल चैप्टर है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं इसमें, मतलब दिमाग घूम जाने वाले हैं। चलिए 70 में देखते हैं। 70 में कहा है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। किसे छोड़कर? तो पहला ऑप्शन दिया मूर्त से अमूर्त की ओर। एक ही आप ध्यान दो, अगर आपने बीटीसी या डीएलएड में फर्स्ट सेमेस्टर या पहले साल में जब पढ़ा होगा साइकोलॉजी, जो आपका बाल विकास होता है, तो बाल विकास में पहले हमको पढ़ाया जाता है कि मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है, और इस सरल से कठिन की ओर, स्थान से वैसे को, इसमें कई सारे फैक्टर निकल के आते हैं। उसमें देखते हैं कौन सा उपागम है, कौन सा उपागम नहीं है। ठीक है, उसमें पहला दिया मूर्त से अमूर्त की ओर, ये है सही है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के लिए मूर्त से अमूर्त की ओर सही है। दूसरा है सरल से कठिन की ओर। फिर तीसरा है स्थानीय से वैश्विक की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा है? ऑप्शन आपका बी और सी, इसको हम हटा दें तो ऑप्शन आपके दोनों सही है। इनको केवल छोड़ करके बी और सी को छोड़ दें तो ऑप्शन इसमें केवल बी सही है, केवल डी सही है, केवल ए बी ये भी सही है, लेकिन केवल डी जो है, केवल डी का मतलब बी और सी को छोड़कर, बी और सी को अगर छोड़ दिया है तो सही है। तो सरल से कठिन और स्थानीय से वैश्विक, इसको अगर हटा दो, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया? आपका ऑप्शन डी, मतलब बी और सी को छोड़ दें, बी और सी को छोड़ करके। क्लियर? चलिए एनसीएफ, फिर एनसीएफ आ गया। तो एनसीएफ मैंने कल भी बताया था, एनसीएफ पढ़ लेना, पढ़ चुके हो अगर तो देखते हैं कौन सा वाला आंसर देगा इसका। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु में संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण, संस्तुति का मतलब ये होता है रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन का मतलब बढ़ावा देना। जैसे आप यूट्यूब पर वीडियो से देखते हो, ठीक, तो यूट्यूब पर वीडियो देखते हो, आपने चैनल नहीं भी सब्सक्राइब किया है तब भी आपके पास वीडियो आती हैं, मतलब यूट्यूब क्या करता है, उनको रिकमेंड करता है, आपको भेजता है, चलो इसको भी देखो, अच्छा इसको भी देखो। आपने मान लो साइकोलॉजी कोई वीडियो देखी तो एक दूसरी साइकोलॉजी की वीडियो आ जाएगी जो आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, मैथ की आप पे दूसरी वीडियो आ जाएगी, तो ये क्या है? रिकमेंडेशन है। ठीक, तो क्यों नहीं किया है? चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 की कक्षाओं के लिए है। तीसरा है कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। संदर्भ युक्त मतलब कि जो एक्सप्लेनेशन के साथ में अधिगम सीखना और कैसा परिवेश प्रदान करना, कैसा पर्यावरण का परिवेश प्रदान करना। तो इसमें ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी इज ए राइट आंसर, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 की कक्षा आगे कक्षाओं के लिए है। ठीक, क्योंकि वहाँ के बालकों के में जो क्या होगी, समझ विकसित हो जाएगी पर्यावरण को लेकर के कि इन्वायरमेंट क्या है। वैसे सारे बच्चे नहीं समझ सकते इन चीजों को। चलिए 72 में देखते हैं। एक अध्यापक को कक्षा 5 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन सांस्कृतिक विधाएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या होगी? तो सर्वोत्तम विधि बतानी है। सर्वोत्तम विधि क्या हो सकती है? भोजन पढ़ाना है, भोजन की विविधताएं, विविधताएं मतलब भिन्नताएं, डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी अगर पढ़ानी भोजन की, जैसे आप भोजन की डाइवर्सिटी पढ़ते, जैसे बिहार में किस प्रकार खाना खाया जाता है, यूपी में किस प्रकार खाना होता है, जम्मू कश्मीर में किस प्रकार खाना होता है, केरल में, मिजोरम में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, पांडिचेरी में, तो ऐसा सा खाना कहाँ पर होता है, विविधताएं पढ़ानी है। देखो भाई क्या करते हैं, अब
विभिन्न प्रकार की खाने की चीजों के चित्र वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं, मतलब कार्ड दिखाएं उनको, ये देखो इडली का, ये देखो डोसा का। तो ये थोड़ा सा अलग रहेगा, ये नहीं ठीक है। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक एक प्रोजेक्ट या परिचय योजना बनाना। तो परिचय योजना बनाना ये सही है, क्योंकि हम बता सकते हैं क्या का कहाँ कहाँ पर खाया जाता है, प्रोजेक्ट वर्क दिखा करके समझा सकते हैं। ठीक। तीसरी चीज है, विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया। मतलब ये सही है, तुम पूछो कि तुमने चावल खाया, दाल खाया, कल रात आपने पालक की सब्जी खाई। ठीक, तो ये पूछना क्या सही है क्या? नहीं, ये गलत है। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों से कहें अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। हाँ, मतलब मम्मी क्या खाती है, पापा क्या खाते हैं, बुआ क्या खाती है, ये चीज़। तो ये चीज़ क्या होगी? गलत होगी। अब खाने से याद आया, हम भी थोड़ा सा बिस्किट खा लें। खाना है? आ गया मन में लालच। अमीर आदमी देखा नहीं, बस चालू। चलो क्वेश्चन पढ़ो अगला। सुबह से भूखे रहकर तुम लोगों को पढ़ाते हैं। चलिए बढ़े आगे। हाँ, अगले में कहा है 73। भैया देखो क्या है इसमें। हाँ, ऑप्शन बी हो गया सही आपका, क्योंकि विविधताएं बता दो आप, बताने के बाद में कहाँ पर क्या खाया गया है, कहाँ पर क्या खाया जाता है, कहाँ पर क्या रहते हैं, किस प्रकार के लोग रहते हैं, भोजन का कैसा है, नॉन वेज, वेज, ये सारी चीज़ आप प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से समझा सकते हो। ठीक, चलो 73 देखते हैं। 73 नंबर, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है, क्या कारण है? तो अच्छा एक चीज देखो, आपके पीछे क्या है, देखो जरा पीछे देख सकते हो, देखा? आपको गर्दन घुमानी पड़ी क्या? आपकी पुतली पीछे निकल के चली गई क्या? भला नहीं चली गई। मतलब कि आपकी आंखें जब नहीं जाएंगी तो आपको अपनी ये मुंडी जो है पीछे घुमानी पड़ेगी। क्लियर बात? ऑप्शन पहला आपका दिया, अधिकांश पक्षी के नेत्र स्थिर होते हैं, मतलब वहीं पर रुकते हैं। तो वो जब रुकते हैं, इधर सेट है बिल्कुल, तो वो जब देखना होगा लेफ्ट तो कैसे करेंगे? इधर गर्दन घुमाएंगे। राइट देखना होगा, इधर गर्दन घुमाएंगे, है ना। चलो अगली चीज देखते हैं। तो पहला सही फिलहाल, इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। नहीं, को मतलब नहीं। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं। अच्छा, हमारे क्या 4 होते हैं क्या? ये भी गलत है। डी, इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। ये चीज नहीं। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? गर्दन हिलाने के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए या मुंडी हिलाने के परिप्रेक्ष्य में, तो कौन सा है आपका? नेत्र इनके स्थिर होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। 74 नंबर, रीना को आम पसंद है, वैसे तो मुझे भी पसंद है। वह उन्हें जोड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। जाड़े के लिए, जोड़े नहीं, जाड़े के लिए, ठंडक के लिए संरक्षित कैसे करती? देखो भाई, निम्नलिखित में कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? अचार और आम का पापड़ बनाना। सबसे सही यही है, देसी यही है, खराब नहीं होगा, सबसे बेस्ट यही है। ठीक, चलो दूसरा क्या है? जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित कर देना। तो ये तरीका सही नहीं है। आप क्या कर दो, जूस बनाओ, जूस बनाकर उसको रख दो, तो कहीं ना कहीं क्या रहेगा, वो जूस आपका खराब हो जाएगा। वायुरोधी आप कितना भी वायुरोधी रखो, लेकिन कहीं ना कहीं क्या उसकी सारी जो एक्टिविटी है उस जूस की, या उस मैंगो आपका जो भी जूस होगा उसकी जीवित नहीं रहेगी। जो खनिज मिनरल होंगे वो कुछ ना कुछ में डैमेज हो जाएंगे। चलिए, सी ऑप्शन, प्लास्टिक के थैले में रखना, गलत। डी ऑप्शन, रेफ्रिजरेटर से वंचित करना। वंचित, अरे संरक्षित बोला तब भी चलो सोचते हैं, लेकिन वंचित करना, रेफ्रिजरेटर से भी दूर रखो, गलत। चलिए आगे देखते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य, तो भैया देखो केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो केरल के निकटवर्ती राज्य अगर देखें तो ये केरल है आपका। ऐसे कैसे बनाया मान लो, चलो मैप देख लो। तो केरल के निकटवर्ती राज्य हो गए आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम हो गई, मलयालम वहाँ की भाषा है। ठीक, और वहाँ के तमिलनाडु, जो तमिलनाडु की आपकी राजधानी पता कौन सी है? चेन्नई है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद है। क्लियर है? तो निकटवर्ती राज्य हो गए, पहला ऑप्शन सही है। ठीक, निम्नलिखित में कौन से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो भैया गोवा वाले बीच पे। मिजोरम में ऐसा कुछ होता नहीं है। जम्मू कश्मीर में तो बहुत ठंडे ठंडे सेब ही मिलते हैं। बिहार में मछली तो खा लेते, चावल खा लेते, लेकिन इस प्रकार की नारियल वहां पर नहीं होती इतनी। कहाँ होती है? तो वहां ऑप्शन आपका कौन सा है? बी, गोवा। ठीक, आगे बढ़े। 77 नंबर, निम्न कौन सा जानवर या जंतु जिसके आग्र दांत या आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हुए दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते काटते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया दीमक। तो दीमक लकड़ी खाता है लेकिन दांतों को मैनेज करने के लिए नहीं, मतलब दांतों की लंबाई को मैनेज करने के लिए नहीं, ये दांतों की लंबाई बढ़ती है। ठीक है,
तो दांतों की लंबाई बढ़ेगी। तो कौन करता है? तो पहला ऑप्शन दिया दीमक, गलत। गिलहरी, गिलहरी करती है, गिलहरी कुतरती चीजों को, क्यों? क्योंकि उसके दांतों की लंबाई बढ़ती है, तो इसी चीज को मैनेज करने के लिए। तीसरा दिया है छिपकली, छिपकली नहीं ऐसा करती, छिपकली डायरेक्ट जाकर के किसी कीड़े को बैठी रहेगी, अचानक से ले लेगी, बस बात खत्म, वो कुतरती नहीं है। चूहा, तो चूहा भी सही है। अब इसमें अगर हम देखें दोनों ऑप्शन सही है, गिलहरी भी सही है, चूहा भी सही है। चूहा क्यों कुतरता है? क्योंकि अपने दांतों की लंबाई को मैनेज करने के लिए, समान रखने के लिए। अगर वो ना कुतरे, गिलहरी ना कुतरे, तो उसके दांत जो है वो बाहर निकल आएंगे, इतने बड़े बड़े हो जाएंगे आगे की ओर, है ना। आप भी तो कुतरते हो, आपकी दांत की लंबाई थोड़ी सी बढ़ती है, वो हर रात बढ़ती है, हर रात घिसते हैं, तो सबकी लंबाई बढ़ती है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से देखा गया तो गिलहरी वैसे आंसर बताया गया है, लेकिन इसमें दोनों मेरे अनुसार सही हैं, गिलहरी चूहा। ठीक, चलिए। अब कोई ये ना सोचा कि सर अगर ये आ गया तो हम क्या लगाएंगे, अरे भैया गिलहरी लगा देना, हमको समझकर श्रद्धांजलि ना दे देना क्वेश्चन को कि सर ने बताया था चूहा भी है, तो चूहा भी लिखा है तो गिलहरी मान लो। ठीक, अगर दोनों दिया तो दोनों लगा देना। ठीक, 78 नंबर देखते हैं, 78। कोई किसान उर्वरक और कीटनाशक का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। धाने क्यों उगा रहा है? सबसे बड़ी गलत चीज ये है। ऐसा करने से उसकी खेती की मृदा क्या होगी? केवल धान की फसल के लिए ही उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयुक्त बनी रहेगी। तीसरा ऑप्शन बंजर हो जाएगी। चौथा ऑप्शन अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनी रहेगी। तो देखो, एक से आपने सुना होगा फसल चक्र, फसल चक्र। और फसल चक्र जो होता है आपने सुना होगा, रबी होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, और कौन सा होता है? जायद की फसल। ठीक, तो रबी की फसल जो होती है, ऐसा समझ लो हम गर्मियों जो काटते हैं, बिल्कुल व्यवहारिक समझना, जो गर्मियों में काटते हैं, तो गर्मियों में भाई क्या काटते हैं? तो हम लोग चना काट लेते हैं ना, चने की फसल गर्मियों में कटती पकती है। गेहूं, गेहूं हो गई। ठीक, ये सब कहाँ होती है? रबी में होती है। खरीफ जो हम लोग बरसात की तरफ काटते हैं, तो जैसे धान हो गई, है ना, धान हो जाती है। जायद कौन सी होती? जितनी आपकी जो आपकी वेजिटेबल्स होती हैं, मतलब कि जैसे खरबूजा, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, सलाद वाली चीजें हो गई, तो कौन सी हो गई आपकी? जायद की फसल। मतलब कि बारिश के स्टार्टिंग में या बारिश के जो शुरुआत जब होती है तब हम लोग काटते हैं। मतलब कि जैसे जब गेहूं आपका कटता है, तो गेहूं कटने से के बाद में जो 2-3 महीने फसल पैदा कर ली जाती है, ठीक, वो कौन सी फसल होगी आपकी? जायद। अब ये क्यों करते हैं? तो ये करते हैं भैया, अगर एक ही फसल उगाएंगे तो अलग अलग प्रकार से उसकी उर्वरकता क्षमता जो होती है वो नष्ट होती रहेगी। अगर हमने पहले गेहूं लगा दिया, ठीक, गेहूं के बाद हमने उड़द बो दिया, उड़द की दाल। अब उड़द क्या होगा? उड़द में होती है डंठलें, उसमें क्या होता है? राइबोसोम बैक्टीरिया होता है, मतलब कि वो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने काम करता है। वो नाइट्रोजन बढ़ा देगा आपके खेत की, नाइट्रोजन बढ़ जाएगी, फिर आगे धान आएगी, धान को भी नाइट्रोजन मिल जाएगी, फिर धान ले क्या ले लिया? नाइट्रोजन ले लिया, कुछ अपनी तरफ से दे दिया, फिर वो गेहूं काम आ जाएगी, गेहूं से फिर कमी हो जाएगी नाइट्रोजन की, फिर उड़द लगा देंगे, तो ये चक्र रहेगा। तो फसल की उर्वरकता क्षमता, सॉरी, खेत की उर्वरकता क्षमता नष्ट ना हो, इसीलिए हम लोग फसल चक्र का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो अब आपने क्या किया? कीटनाशक का उपयोग किया है बहुत सारे, उसमें धान लगाया, तो धान ने क्या कर दिया है? लगातार एक ही फसल लेने से आपकी जो उर्वरकता क्षमता है वो नष्ट हो जाएगी और खेत आपका कैसा हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 79, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो ओक क्या है? तो देखो भैया, ओक पहली चीज जो है, ये ऑस्ट्रेलिया के जो जंगल होते हैं उधर रेत वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम अगर देखो तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है अल्लोकुसरीना देसाइना, ये वैज्ञानिक नाम होता है किसका? ओक का। ठीक है, अगली चीज देखते हैं इसी में। तो ये जो होती है इसकी छाल जो होती है ये काफी मोटी, मतलब काफी धसी होती है पेड़ के अंदर। ठीक, अब पेड़ देख लो, पेड़ के अंदर धसी होती है, पेड़ के अंदर धसी होने के कारण इसमें आग नहीं लगती। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जब आग लगती है कभी कभी, तो इसमें आग नहीं जल्दी पकड़ती। ठीक, ये लाल रेत के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर अधिक पाई जाती है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें मिला है कि इससे एक हथियार मिला है जो कितने साल पुराना है? 10,000 साल पुराना है। किससे बना है? ओक की लकड़ी से बना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ चुके हो, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है, और कुछ दिया हो तो बताते हैं। ठीक, तो इसमें दिया है
रेगिस्तानी ओक, अब इसका देखो पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन से कर भी नहीं पाओगे, हम आपको बताया दे रहे हैं इसमें कौन सही हो कौन गलत होगा। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर की होती है, सही है। ठीक। बी ऑप्शन कहा है इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाइयों के लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं। रेत के जितने, सॉरी रेत नहीं, रेगिस्तान के, रेत मतलब बालू वाले, रेगिस्तान या बालू वाले जितने क्षेत्र के पेड़ पौधे होंगे तो उनकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाएंगी। कारण, तो कारण भैया ये है कि ये मान लो मेरा छोटा सा पौधा था और हमने इसको पानी दिया, तो पानी अभी यहाँ तक है, ठीक, तो जड़ें अभी यहाँ तक ऐसे ऐसे हैं, फिर पानी सूख गया, पानी यहाँ आ गया खींच करके, ठीक, जड़ें दौड़ती दौड़ती यहाँ पर आ गई, पानी दो, पानी मिल गया, फिर पानी और सूख गया, पानी यहाँ आ गया, फिर जड़ें दौड़ती दौड़ती यहाँ आ गई, पानी दो, पानी मिल गया, फिर पानी सूखा, पानी यहाँ आ गया, फिर दौड़ते 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 पानी दो, पानी मिल गया। तो जड़ें देखो, पेड़ इतना बड़ा, जड़ें इतनी बड़ी, तो ये हो गया कारण एक जड़ों के लंबा होने का। क्लियर है भाई? चलिए, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी में कहा है इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है। तो हाँ, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियाई की आदिवासी जनजाति होती है वो क्या करती है, वो इसमें पानी का उसमें प्रयोग करती है, मतलब पानी के लिए इसके तने का उपयोग करती है, शिकार वगैरह के लिए उपयोग करती है, ठीक। और इसको जनजाति वो उसको बोलती है वहां पर इस पेड़ को कुरकारा, कुरकुरा नहीं, कुरकारा, कुरकारा बोलती है किस पेड़ को, आक के पेड़ को, ठीक। तो पहला ऑप्शन भी सही है, पहला ऑप्शन जो दिया था 4 मीटर लंबाई, ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन दिया इनकी जड़ें लंबी होती है, मतलब बहुत गहरी, 30 गुनी गहरी होती है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन दिया है इस वृक्ष के तने पानी एकत्र होता है, सही बात है, वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है। डी ऑप्शन यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, गलत है, आबू धाबी पेड़ नहीं पाया जाता है, ठीक। तो ऑप्शन आपका कौन सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, ठीक। ये जो क्वेश्चन है ये आपके नॉलेज पर डिपेंड है, आपने अगर इस चीज को पढ़ा है अच्छे से, इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके जाने, तब आप इसको कर पाओगे, वरना इसको त्याग कर देना, ठीक है। अगला 80 मैथ का या रीजनिंग का सवाल है एक प्रकार का। कोई व्यक्ति 2 तारीख मतलब 2/1 को 2015 है ना, मड़गांव से नगरकोइल अच्छा जाने के लिए मालगाड़ी में, रेलगाड़ी में बैठा। तो अब ये जानना है इसको कहाँ जाना है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, अब जो भी गांव है, ठीक। कब पहुंचा, तो यहाँ से चला है ये 7:45 चला भैया, ठीक। पहुंचा कितने हैं, तो 3/1/2015 को, मतलब उसी साल उसी महीने, लेकिन एक दिन बाद, कितने बजे, 4:45 में पहुंच गया। समझना बात को, इतने बजे पहुंच गया। तो अब कितना, क्या पूछा है, पहुंचा, इन दोनों या गाड़ी जो पहुंची है, ठीक, इन दोनों स्टेशनों के बीच 1140 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है, 1140। अब 1140 किलोमीटर दूरी है तो हमको क्या निकालनी पड़ेगी, पूछ रहे चाल बताओ, रेलगाड़ी की औसत चाल। तो चाल बराबर कक्षा 3 में पढ़ाते थे बच्चों को कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक। और ना पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, अफसोस ना करो कक्षा 3 पर अपने, ठीक। कक्षा 7 में पढ़ा होगा, फिर ना अगर उसमें पढ़ा है तो कक्षा 10 में पढ़ा होगा, उसमें भी नहीं पढ़ा है तो फिर चुल्लू पानी देखो है कहीं आसपास, ठीक। तो अब देखो, तो 7:45 चली, देखो हमने बना ली घड़ी, समझना इस चीज बहुत अच्छे से बता रहे हैं इसको। यहाँ बजाय 7, ठीक। अब 7 बजाय, यहाँ बजाय 12, यहाँ बजाय 3, यहाँ बजाय 9, यहाँ बजाय 6। देखो गाड़ी चल दी, मान लो 7:45 यहाँ से चली, ठीक। तो गाड़ी चल दी, चलते 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 12 बज गया, कितने घंटे हो गए, तो 7 5 12, मान के चलो कितना हो गया, 5 घंटे यहाँ हो गए। फिर यहाँ से चलते 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 चल रही गाड़ी, चल रही, अब देखो यहाँ से भी फिर चल रही, फिर चले, एक दिन पूरा हो गया, 12 घंटे पूरे हो गए यहाँ से यहाँ तक। तो ये 12 ये हो गए, मतलब 5 घंटे यहाँ 12 तक पहुंची, फिर एक दिन पूरा हुआ, 12 घंटे ये पूरे हो गए, तो 12 घंटे ये हो गए। फिर कब, फिर 12 बजे से 4:45 तक, यहाँ पर 4:45 तक, या मान लो 45 इधर हमने हटा दिया था तो 45 इधर भी हटा दी, है ना। तो यहाँ पर 4 बजे पहुंची गाड़ी, तो मतलब कितने, 4 घंटे ये हो गए, 4 घंटे ये हो गए, 5 घंटे हो गए, पूरा 12 घंटा ये हो गया। तो 5 या 9 और 12 जोड़ लो, कितने होते हैं, 21 घंटे। तो कुल कितना समय लग गया है, तो कुल समय लग चुका है 21 घंटा, ठीक है। चलिए तो मार्कर, चलिए तो ये कितना हो गया, 21 घंटा समय लग गया है गाड़ी को। अगर ना समझ पाए तो समझ लो, यहाँ 7:45 चली, यहाँ से यहाँ तक 12 बजे तक कितना समय लग गया, तो यहाँ तक लग जाएगा 4 घंटे और 15 मिनट। ऐसे ही यहाँ से चलेंगे, सॉरी अब, हाँ 4 घंटे 15 मिनट सही है। फिर 12 बजे से 4:45 तक चलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका,
4:45 ये हो जाएगा। ठीक, बाकी 12 घंटे तो ये लग गए। अब अगर ऐड करोगे तब भी वही बात आएगी, इसीलिए मैंने क्या कर दिया था, 45 इधर का हटा दिया, 45 इधर का हटा दिया, दोनों का 45 में हटा दिया। 7 बजे से गाड़ी चली 12 बजे, 5 घंटे ये हो गए। ठीक, समझ लो फिर से, 7 बजे से गाड़ी चली 12 बजे तक, 5 घंटे ये हो गए। 12 बजे के बाद 12 फिर बज गए दोबारा, 12 घंटे ये हो गए। तो 5 घंटे फिर 12 घंटे फिर, और फिर 4 बजे, क्योंकि हमने हटा दिया यहाँ पर पहले से 45 मिनट, 4 बजे गाड़ी पहुंच गई तो 4 घंटे ये हो गए। कुल घंटा कितना हो गया 21। चलना कितना है भैया, तो 1140 किलोमीटर चलना है, दूरी मिल गई। समय कितना है 21 है, काट दो तो 21 एकन 21, 21 पंचे ये कट गया, बाकी कटे कितना 21 चक्कू, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब काट पीट आप कर लेना, छोटी छोटी कैलकुलेशन है इसमें, क्या बताएं आपको, कुछ नया हो तो बताएं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका देख लो कौन सा सही है, तो ऑप्शन आपका ए इज राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 81 में। तो 81 में क्या कहा है आपका, पढ़ लीजिए। नई दिल्ली में रहने वाले कोई व्यक्ति पहले भोपाल, तो नई दिल्ली में रहते हैं, मतलब कहाँ रहते हैं, दिल्ली में। तो दिल्ली देखो भैया कहाँ इसमें है, फिर आपको बता दें इसमें ऊपर की ओर होता है आपका उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण। ऊपर हो गया उत्तर, उत्तर दक्षिण, सॉरी दक्षिण पूरब और पश्चिम। ठीक, तो अब कहाँ है व्यक्ति, व्यक्ति है दिल्ली में, तो दिल्ली में, दिल्ली से उसको कहाँ जाना है, भोपाल, तो भोपाल गया। भोपाल मतलब कहाँ की राजधानी है, भोपाल आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो ये आया भोपाल, मतलब कि एमपी आ गया। ठीक, मतलब कि कहाँ चला है, ऊपर से नीचे की ओर चला है। ठीक, तो यहाँ से ये चला है नीचे की ओर चला है, तो नीचे की ओर चलने का मतलब देखो भैया दक्षिण की ओर जा रहा है, तो पहले चला दक्षिण की ओर, फिर उसको जाना है रांची, तो रांची का मतलब झारखंड, तो रांची पड़ता आपका यहाँ पर, ये रांची मतलब झारखंड चलना है, झारखंड की राजधानी है रांची, तो कहाँ चलेगा, ये इस प्रकार चलेगा। तो पहले चला नीचे की ओर, फिर चला इधर की ओर, इधर की मतलब दक्षिण की ओर, फिर कहाँ चला पूरब की ओर, तो पहले चला दक्षिण, बाद में चला पूरब। ऑप्शन देखो कोई मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन आपका सी, दक्षिण दिशा में फिर पूरब दिशा में। क्लियर है, चलो अब ये चीज़ आपको मैप थोड़ा समझना पड़ेगा, किस प्रकार से आपका कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कर्नाटक कहाँ पर है, केरल कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, बिहार कहाँ पर है, यूपी कहाँ पर है। ठीक है, चलो अगर ना समझे हो तो आप एक बार देख लेना मैप को, क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ें, देखते हैं 82 में कहा है नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो छिपकली, गौरैया, कछुआ ये सब क्या करते हैं, तो सबको पता है छिपकली भी अंडे देती है, गौरैया भी अंडे देती है, कछुआ भी अंडा देता है, सांप भी अंडे देते हैं, तो ये सब अंडे देते हैं, ये सही है। फिर वे जहरीले होते हैं, तो गौरैया कब से जहरीली होने लगी, गलत। वे भूमि पर एवं जल दोनों में रह सकते हैं, कछुआ रह सकता है लेकिन गौरैया नहीं रह सकती। ठीक, सांप रह सकते हैं, कुछ सांप जो होते हैं पानी और जमीन के नीचे, मतलब जमीन पर और पानी में रह सकते हैं। ठीक, उभयचर होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन, उनके शरीर में सल्क होते हैं। अब सल्क क्या है, सल्क देखो इतनी डरावनी चीज होती है, देखो सल्क, तो ये सल्क होते हैं आपके। सल्क मतलब सांप क्या होता है, सांप के ऊपर देखो कितनी भयानक चीजें बनी होती है, उसी को सल्क, तो उनके शरीर के सल्क ढके होते हैं। तो शरीर पर सल्क सबके नहीं होते हैं, किसके होते हैं, छिपकली के होते हैं, कछुए सांप के होते हैं, गौरैया पर सल्क नहीं होते, पंख होते हैं। अगली चीज देखते हैं इसमें, ऑप्शन समझ गए कौन सा होगा, ऑप्शन आपका ए सही है। 83 में कहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियां और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य, तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कक्षा में विविधता की पूर्ति नहीं, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना है। सही है कि हम लोग वातावरण बनाएंगे, वातावरण के लिए हम लोग कहानी कविताओं का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, बी, पाठ को आनंददायक बनाना नहीं, भाषिक कौशल को बढ़ावा देना नहीं, ऑप्शन आपका बी सही है। 84, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव मतलब जल का अभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी, कैसे वो पता करेगी किस प्रकार से बच्चे जाने हैं, समझें, सीखे हैं, पढ़ें या नहीं पढ़ें। ठीक है, पहला ऑप्शन है बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखाने के लिए कहकर, उन पर नारे लिखवाएं क्या कि लिखो जल हम बचाएं, जल संरक्षण, ये सारी चीजें, तो ये सब नहीं करना है। बी ऑप्शन, उपर्युक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, नहीं, प्रैक्टिकली हमको समझना है बच्चे को कि हमने सिखाया वो समझाया नहीं समझाया, वो जानता नहीं जानता है। ऑप्शन सी, यह पता करके उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे की, ये सही है कि हम उनसे पूछे जब नहाते हो आप तो पानी की कैसे बर्बाद करते हो, नल खुली छोड़ते हो नहीं छोड़ते हो, मंजन जब करते हो, तो ये सारी चीज़ हम पूछे उनसे कि आप पानी का उपयोग किस प्रकार से करते हो, जल को आप किस प्रकार से आप सुरक्षित करते हो, बचाते हो। क्लियर है भाई,
चलिए आगे देखते हैं 85 में कहा है, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या शामिल करोगे। मतलब गुरुजी ने कहा है सबको ले चलना है पिकनिक पर, समझ लो। तो आपको क्या कहना है बच्चों से, या मान लो कहीं मान लो दुधवा नेशनल पार्क ले जा रहे हैं, या मान लो कहीं घूमने के लेकर जा रहे हैं, ठीक, तो किसी पक्षी अभ्यारण्य या चिड़ियाघर। तो अब क्या आपको करना है बच्चों को, पहला ऑप्शन दिया है क्रियाकलाप की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना, ठीक, एक सीट तैयार करना, एक असाइनमेंट तैयार करना उसके बारे में। दूसरी चीज इसी में कही है, और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उन विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। सही चीज है, मतलब आप अगर जा रहे हो तो बच्चों को पहले बता दो कि ये चीजें उनके बारे में मतलब समझा दो, जो आपने पढ़ा है समझा उन चीजों के बारे में, क्षेत्र के बारे में, ठीक, तो उन चीजों को आप साझा कर सकते हो उनके साथ में। दूसरा है जहां जाना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। ये चीज नहीं, उनको कह दो कि दुधवा नेशनल के बारे में पहले आप पढ़ लो, ये चीज नहीं। आपको जो जानकारी मिली है प्रमाणिक रूप से स्तरीकृत सीट के रूप से आप उनको बता दो, बस काफी इतना। तीसरा ऑप्शन, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों के साथ ले जाना। मतलब वहां बैडमिंटन लेकर चलो, बैट लेकर चलो, फुटबॉल लेकर रखना, ये सब चीज कहोगे क्या? नहीं, ये सब नहीं कहना है, गलत चीज, ठीक। डी ऑप्शन, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। तो देखो आपको केवल जिम्मेदारी दी गई बताने के लिए, ये गुरु जी का काम है उनको अनुशासित रखना या नहीं रखना है, ठीक, किस प्रकार से रखना है। तो ऑप्शन आपका कौन सही है? फर्स्ट आंसर सही है, पहला। 86 देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। तो स्मरण आपका संकेतक नहीं होता, प्रश्न पूछना भी संकेतक है, न्याय और समानता के प्रति चिंता भी संकेतक है, सहयोग भी चिंतक या किया है संकेतक है। क्लियर है? तो ऑप्शन आपका ए गलत हो गया। 87, इस पौधों में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लिया जाता है या लाया जाता है, इसके बीजों में तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा कौन सा है। तो पत्ती जिसकी खाई जाती हो, जिसकी पत्ती खाई जाती है जिस पौधे की, तो पौधा कौन सा हो सकता है। और क्या बताया है, और बताया है ये कि तेल प्राप्त किया था बीजों से, तो बीजों से तेल प्राप्त किया जाए, उसके दाने जो निकलेंगे छोटे छोटे वहां से तेल निकाल लेंगे। तो तेल निकालने वाला से कौन सा है? पालक में तेल नहीं निकलता, पत्ते तो खा लेते हैं। नारियल में तेल निकलता है, वही फल से निकलता है उसके, ठीक। बंद गोभी नहीं, सरसों ही बचाया था, वही आपका आंसर है। पता भी चल गया कौन सा आंसर इसमें होने वाला है। ऑप्शन आपका हो गया डी। 88 में देखते हैं, कांसा ब्रांच के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो कांसा जो होता है ब्रांज बोलते हैं इसको, है ब्रॉन्ज, ठीक। अब ये क्या होता है? तो ये होता है आपका कॉपर और टिन से बना होता है। किससे बना होता है? कॉपर और टिन से बना होता है। कॉपर होता है 78% होता है, टिन आपका 22% होता है, ठीक। तो ये होता है आपका कांसा। अब ये आपका जो है इसका उपयोग बहुत पहले से होता चला आ रहा है, आज से नहीं बहुत पहले से, ठीक। देखते इसमें क्या सही है। यह एल्युमिनियम, आयरन और कापर जैसा एक तत्व है। तो आयरन जैसा नहीं इसमें है कोई, ना एल्युमिनियम की बात है इसमें, केवल क्या है, सॉरी कापर तो है लेकिन आयरन जैसा कुछ भी नहीं, कॉपर और टिन जैसा तत्व है, ठीक। तो कांसा आपका हो गया। इसे भट्ठी में कापर और टिन से पिघलाकर बनाया जाता है। तो भट्टी में कापर को पिघलाया गया, टिन को पिघलाया गया, बन गया आपका कांसा। आदिवासी लोग ब्रांज का उपयोग हजारों सालों से कर रहे हैं। सही बात है, मतलब कई सारे वर्षों पहले, बहुत सारे वर्षों पहले इसका प्रयोग किया जाता था, अभी भी किया जाता है, बर्तनों में, हथियार में होता था पहले इनका प्रयोग। ब्रांज की बनी वस्तुएं, मतलब कि इनकी वस्तुएं, ब्रांज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत होती हैं। हल्की नहीं होती इनकी वस्तुएं जो होती हैं, कांसे की वजन होती हैं, ठीक, क्योंकि एल्युमिनियम सबसे हल्का पदार्थ होता है। एल्युमिनियम, ड्यूरोलोमिन आपने सुना अगर होगा, तो ड्यूरोलोमिन क्या होता है, जो वायुयान के पर जो बनाए थे, पंख बनाए जाते हैं, तो ड्यूरोलोमिन के बनाए जाते हैं, ठीक। उसमें एल्युमिनियम की हल्की चीज दी जाती है और उसमें जो क्या बोलते हैं कार्बन की मात्रा बढ़ा करके उसमें वजनता, उसमें मजबूती दे दी जाती है, टिकाऊपन दे दिया जाता है, ठीक। तो क्लियर हो गया कौन सा लगाना इसमें? ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी सही है। देखो कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन बी में लिखा है बी और सी, केवल बी और सी, मतलब इसको पिघलाकर बनाया गया कापर और टिन से, और इसका प्रयोग होता था कई हजारों साल पहले। चलिए लास्ट देखते हैं 89, मच्छरों से होने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? चिकनगुनिया होता है मच्छरों से, मलेरिया होता है लेकिन मियादी बुखार नहीं होता है, टेम्परेचर बढ़ने से होता है मियादी बुखार, ठीक। जो है ये पेट का मतलब जो होता है, पेट में हैजा बन जाता है, कालरा जिसको बोलते हैं हैजा कालरा, उसमें
पेचिस वगैरह, उल्टी वगैरह, दस्त वगैरह ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। तो हैजा इसमें नहीं है, हैजा पेट संबंधित है, मतलब इसको बोलते हो वाटर की कमी हो जाना, ठीक है। फिर डेंगू मलेरिया ये मच्छरों से रोग होते हैं। चिकनगुनिया मच्छरों से होता है, सी ऑप्शन में लिखा है। डेंगू मच्छरों से होता है, मलेरिया मच्छरों से होता है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? सी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन डी चिकनगुनिया सही है, लेकिन हैजा मियादी बुखार ये गलत हो गए। तो 89 में कौन सा हो गया? सी हो गया। 90 में देखते हैं, 90 थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेटिव, ज़्यादा कुछ कैलकुलेटिव नहीं खास है, चलो देख लेते हैं। इसमें कहा है किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर किसके है? 110 मीटर के, ठीक है भाई। स्केल 1 सेंटीमीटर जो बराबर हो गया किसके? 110 मीटर के हो गया। अब देखते हैं क्या चीजें निकल आती हैं। यदि इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी, मान लो मानचित्र ये आपका दिया है, ठीक है, दो शहरों के बीच की दूरी, यहां तक की बीच की दूरी कितनी है? 9.7, तो 9.7 सेंटीमीटर ये दी है। तो अब क्या पूछ रहा है? इन दोनों शहरों की बीच की वास्तविक दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये बताओ आप मुझे थोड़ा सा। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना था? 110 मीटर, ठीक। तो 9.7 से इधर गुणा कर दो, तो 9.7 इधर हो गए, 9.7 इधर गुणा कर दो, ठीक। अब कितना हो जाएगा? जो हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। आंसर बता देना मुझे आप ऑप्शन लिख करके, या जो भी निकल के आए, ठीक। चलिए, तो ये आपके पूरे 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और आपको मिलते हैं अगले सेट में, जो आपका मैथ का होगा, सेट नंबर 3, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।